हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और अब तक हमने अपनी जो है दो बुक कंप्लीट हो गई है। एक पहले वीडियो डली हुई थी और दूसरा हमने बुक कंपनी अपनी कंप्लीट कर ली है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इसमें जो आपको 4 चैप्टर करने हैं। नंबर 1 आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड देन हम सीधे पहुंचेंगे अकाउंटिंग रेशो पर, क्योंकि कॉम्परेटिव बैलेंस शीट और जो कॉम्परेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते थे वो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो सीधा हम अकाउंटिंग रेशो करेंगे और उसके बाद करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 4 चैप्टर होंगे और हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का क्या होता है। हम बात करेंगे इसकी। देखिए गाइज, यहाँ पर जो है मिनिमम 4 मार्क्स के आपसे पूछा ही जाता है और यहां से वो 4 में किस तरह से आपके पक्के कराने वाला हूं आप देखेंगे। देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, और नेक्स्ट में और काफी कुछ और भी काफी कुछ कवर करने वाले हैं हम। बस आप साथ ही बने रहिए और चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखते हैं इसमें हमारा फाइनेंशियल व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? तो देखते हैं अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज यू, आपको शो करता है क्या? वेयर कंपनीज मनी कम फ्रॉम, कहां से कंपनी जो मनी है कंपनी में वो आई। वेयर इट वेंट, कहां पर ये जाती है, कहां गई, कहां से आया पैसा, कहां गया। और वेयर इट इज, और नाउ, और अब कहां पर है। तो एक कंपनी का स्टेटमेंट ये बताता है मनी कहां से आई, कहां गई, कितनी आई, कितनी गई, और अब कहां पर है, अब कहां पर रखनी है। तो ये आपका दिखाता है, सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल, ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम जो इंक्लूड करेंगे क्या क्या होगा। देखिए वैसे तो एक नाम और भी है, लेकिन यहाँ पर आपको 12th स्टैंडर्ड पर केवल 4 ही डिस्क्राइब किए जाते हैं। वो क्या है? आपका फर्स्ट हो जाएगा बैलेंस शीट, दूसरा आपका इनकम इनकम स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है आपका नोट टू अकाउंट। ये नोट्स टू अकाउंट होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप एसेट और लायबिलिटी दिखाते हैं, और इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहा जाता है। इसमें जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने प्रॉफिट लॉस होते हैं, वो सब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? देखिए जो आइटम आप बैलेंस शीट में लिख रहे हैं उनको इन डिटेल में यदि आपको शो करना है तो हम नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं। और ये नोट टू अकाउंट जो होता है ये बैलेंस शीट के तुरंत नीचे ही बनाना होता है। और ये कौन कहता है? कंपनी एक्ट 2013 हमारा कहता है कि शेड्यूल 3 जो है उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होना चाहिए। नोट टू अकाउंट बता दिए, इसमें क्या होता है? इन डिटेल होता है। मान लेते हैं आप कोई मशीन लाए हैं और मशीन में भी आपने यहाँ पर लिख दिया कि आपकी एसेट कितनी है, बैलेंस शीट में लिख दिया। नोट टू अकाउंट में आप दिखाएंगे कि वो मशीन आपकी इतनी है, कैसे आई। आप इन डिटेल में कहाँ दिखाएंगे? नोट टू अकाउंट में। कैसे दिखाएंगे? उस वो कितने की आई, उसकी कॉस्ट क्या थी, प्लस उस पर फ्रेट कितना लगा, उसको जो है चालू होने की पोजीशन तक लाने में कितना खर्चा हुआ, वो सब इसमें दिखाएंगे। और दूसरा हम इसमें ये भी दिखा देंगे कि डेप्रिसिएशन उस पर कितना लग रहा है। तो इन डिटेल देखना है तो नोट टू अकाउंट पर सीधी मशीन कितने की हमारे पास, कोई एसेट बैलेंस शीट में। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आपका एक्सपेंसेस आ जाएगा, वो एक्सपेंसेस कितने हैं वो और डीपली उसमें जाना है तो डीपली कहाँ होगा? सब नोट टू अकाउंट में। सब आज सिंपल यही समझते हैं, इन डिटेल मतलब डीपली। कैश फ्लो यही दिखाता है आपको कि कितना पैसा गया बिजनेस में, कितना आया, ये आपका दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बाद हमें क्या करना है? और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और किस रूप से समझ सकते हैं, एक लाइन में और देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। The financial statements are a summary of accounts of a business enterprise। जो एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है उसके अकाउंट्स की समरी होते हैं क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि ये समरी है, किसकी समरी है? ये उन अकाउंट्स की समरी है जो एक बिजनेस एंटरप्राइज ने बनाए हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट टू अकाउंट। तो इन चारों बातों को आपको याद रखना कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बनाए क्यों जाते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का? तो देख लेते हैं। देखिए टू प्रोवाइड्स फाइनेंशियल डेटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज के पास कितनी एसेट थी, कितनी है, कितनी कहाँ गई एसेट, उसका ब्यौरा, उसका जो है यहाँ पर जो डेटा रखना होता है। टू सो इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपने जो ऑपरेशन किया है, जो आपने गुड्स बनाया है या आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं बिजनेस में, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ द इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स।
देखिए जो क्रिएटर्स होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये बताना कि कैश फ्लो कितना हुआ है उनसे, कितना पैसा आया है बिजनेस में, कितना गया है, उसको भी यहाँ बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रोवाइड सफिशिएंट रिलेवेबल इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज। देखिए पार्टी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टी होंगी, जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा था, आपके जो होते हैं इंटरनल भी यूजर होते हैं इंफॉर्मेशन के, और आउटर भी होते हैं, आउटसाइड भी होते हैं। तो यहाँ पर वो सब जो क्रिएटर वगैरह हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर कितना पैसा, कितने क्या पोजीशन है आपके बिजनेस की, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। उसके बाद है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फेयर और ट्रू व्यू दिखाने के लिए कि बिजनेस हमारा, बिजनेस की आखिर कंडीशन रियल में है क्या, तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। टू एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट टुवर्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो रिसोर्सेज है उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन किया है, मैनेजमेंट सफिशिएंट है, इफेक्टिव है, या मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रहा है, वो भी किससे पता चलता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए जरूरी है यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, उनके रिसोर्सेज सही करें या सही रिसोर्सेज का यूज नहीं करें, यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। टू डिस्क्लोज द अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जा रहे हैं क्या वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी यूज हो रहे हैं, सही तरीके से वो बनाए जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि किस पर आपके बेस्ड होने चाहिए अकाउंट्स, क्या वो सही फॉलो हो रहे हैं, तो इन सब के लिए हमें जो बनाते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल ये है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा कहाँ से आया, ये सारी जानकारी करने के लिए हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। और ये प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन किसको, जो इंटरनल यूजर होते हैं और जो आउटसाइड यूजर होते हैं वो, ये कोई नया नहीं है, ये सब आप 11th में पढ़कर आए हैं। इससे आगे क्या देखना है हमें, अब देखेंगे हम कि बैलेंस शीट किस तरह से होती है। देखिए अब तक जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी वो इस तरह से बैलेंस शीट बनाई थी, जो आपकी बैलेंस शीट होती थी, दो पार्ट होते थे बैलेंस शीट के, और इसमें भी एक तो आपका यहाँ पर अमाउंट आ जाता था और एक यहाँ पर अमाउंट जाता था। इस तरह से आप बैलेंस शीट को बना देते थे। इधर तो आप लिख देते थे अपनी, ये एसेट साइड हो जाती थी, सॉरी इधर तो हो जाती थी आपकी लाइबिलिटी आ जाती थी, और इधर आपकी एसेट आ जाती थी, और यहाँ पर आपका अमाउंट हो जाता था और आपका यहाँ अमाउंट। ये जो बैलेंस शीट बनाई जाती थी, ये बैलेंस शीट पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाई जाती थी। लेकिन अब जो हम बैलेंस शीट देखेंगे, हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे। कंपनी देखिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और इसको बोलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली में क्या होता है, कंपनी जो भी बनाती है वर्टिकली होता है, इस तरह से कंपनी देती है। यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसकी बैलेंस शीट में जो कंपनी की बैलेंस शीट होने वाली है, इसमें यहाँ नोट टू अकाउंट हो जाता है, यहाँ रुपीज हो जाता है, यहाँ रुपीज हो जाता है, यहाँ करंट ईयर का भी होता है अमाउंट और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है। यहाँ पर सारी फिगर आ जाती है। अब ये जो आप इधर लाइबिलिटी पढ़ते थे वो भी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन लाइबिलिटी के साथ इक्विटी भी हो जाएगा। लाइबिलिटी सारी यहाँ पर दिखा देंगे, इसके बाद फिर एसेट आ जाएगी, एसेट भी सारी हम नीचे यहाँ पर टोटल एसेट दिखा देंगे। पार्ट यहाँ भी वही होते हैं, लाइबिलिटी और एसेट, लेकिन बस ये होता है यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाता है और कंपनी की बैलेंस शीट में ये वर्टिकली हो जाता है। और ये जो बनती है ये आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपका जो कंपनी एक्ट 2013 आया है उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है इसमें। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस तरह से दिया गया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह से बनाया जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग है द कंपनी एक्ट 2013 स्केड्यूल थर्ड पार्ट वन ऑफ स्केड्यूल थर्ड ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका शेड्यूल थर्ड के पार्ट फर्स्ट में दिया हुआ है कि किस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर नेम ऑफ द कंपनीज, और कंपनी का नेम लिख देते हैं। इसी के नीचे जगह कम थी मैंने अलग लिख दिया, इसी के फिर नीचे नेम ऑफ द कंपनी के नीचे लिखना होता है बैलेंस शीट एज एट ही लिखते हैं कि आप किस एक डेट को मेंशन कर रहे हैं। जैसे 31 मार्च 2022 में बना रहे हैं आप, तो 31 मार्च 2022 लिख देंगे। उसके बाद क्या देखना है, ये इसमें एक कॉलम हो जाता है पार्टिकुलर्स, यहाँ नोट टू अकाउंट्स हो जाता है, यहाँ करंट ईयर फिगर होते हैं, करंट ईयर अमाउंट होता है और ये प्रीवियस ईयर अमाउंट होता है। प्रीवियस ईयर अमाउंट क्यों होता है, ताकि आप जो प्रीवियस ईयर है उससे देख सकें कि करंट ईयर में
कितना इंक्रीज हुआ है कोई आइटम या कितना कोई आइटम डिक्रीज हुआ है, कितना कोई बढ़ा है कितना कम हुआ है कोई भी आइटम। तो दोनों की आप कंपेयर कर सकते हैं। नोट टू अकाउंट यहाँ लिखा जाता है। इसके दो पार्ट क्या होते हैं, इसके पार्ट होते हैं पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट होता है एसेट्स। आपको ये याद करना है क्योंकि देखिए अगर आपने अब याद कर लिया अच्छे से तो यहाँ तो ये मार्क्स देगा ही देगा, आगे जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। तो इसको आप जरूर याद कर लें। और अब देखते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो पूरी बैलेंस शीट के दो ही पार्ट होते हैं, आपको यही याद रखना है कि दोनों पूरी बैलेंस शीट के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी तो वहां भी होता था जो आपकी पहले हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट आपने याद करी थी, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गया क्योंकि ये कंपनी की है। एक पार्ट तो हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा पार्ट क्या है एसेट। ये दो ही पार्ट होते हैं। ये जो है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके आपके फोर पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड हो जाता है और दूसरा पार्ट आपका हो जाता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और उसके बाद थर्ड हो जाता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है और फोर्थ हो जाता है आपका करंट लायबिलिटी। उसके बाद अगर एसेट की बात करें, एसेट में केवल जो पार्ट होते हैं एसेट के वो केवल दो पार्ट होते हैं, एक आपका नॉन करंट एसेट हो जाता है और एक करंट एसेट हो जाता है। देखिए यहाँ फोर मेन हेड है, उसके फिर सब हेड भी हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसी तरह से आपके जो है यहाँ पर टू यहाँ पर मेन हेड है, उसके सब हेड है। तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी के देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन हेड है। तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया इसके दो पार्ट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा एसेट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अगर देखें तो इसमें हेड कितने होते हैं, मेन हेड जो होते हैं यहाँ पर फोर होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये चार आपके जो हैं मेन हेड है। तो आपको याद कैसे रखना है कि जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसके चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका शेयर होल्डर फंड्स होता है, सेकंड पार्ट क्या है एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, और थर्ड आपका होता है नॉन करंट लायबिलिटी और फोर्थ होता है आपका करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या हो जाते हैं, अब इनके सब हेड हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो अगर देखें दूसरा पार्ट इस पूरी बैलेंस शीट का एसेट है, इसको बाद में देखेंगे, और यहाँ पर इन सब का लायबिलिटी का टोटल आ जाता है। जो टोटल लायबिलिटी का आता है वही एसेट का भी टोटल होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। तो पहला क्या है इक्विटी लायबिलिटी में क्या है शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड क्या है मेन हेड है, इसके सब हेड क्या है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या आना है, शेयर कैपिटल में जितनी भी शेयर से कैपिटल आई है वो इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और आपके प्रीफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व सरप्लस में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जितने भी रिजर्व हैं वो सब यहीं पर आ जाते हैं रिजर्व में। अब आप कहेंगे सरप्लस क्या है, देखिए सरप्लस में अगर देखें तो जो प्रॉफिट होता है, सरप्लस किसका सरप्लस है, सरप्लस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर सॉरी सरप्लस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। तो वो जो होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी यहाँ दिखाया जाता है और ये निगेटिव भी हो सकता है, मींस आपका लॉस भी हो सकता है, तो वो भी यहीं पर ही दिखाया जाता है। उसके बाद है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब शेयर वारंट्स क्या है, देखिए एडवांस में हमने इस साल नेक्स्ट ईयर हमें शेयर इशू करने हैं, इस साल हमने किसी को शेयर वारंट्स दे दिए, एक सर्टिफिकेट दे दिया, कह दिया कि आप इनको ले लो पैसे दे दो, और ये प्रमाणित करता है, ये सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइड करता है कि जब आपको शेयर इशू कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो फ्यूचर में आपको ही ये शेयर मिलेंगे। तो ये हो जाता है आपका शेयर अलॉटमेंट वारंट्स। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए साल जो पूरी होती है वो 31 मार्च में हो रही है। अब 31 मार्च में आपने मार्च में शेयर इशू किए हैं कंपनी ने, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई मार्च में, लेकिन 31 मार्च हो गया है। अब आगे अप्रैल में आगे शेयर अलॉट करने हैं, केवल भी एप्लीकेशन आई है, तो एप्लीकेशन का ये जो पैसा आ गया इस साल इसको बोलेंगे हम, ये भी एक लायबिलिटी, और इसको बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद देखिए ये आपसे नहीं पूछा जाता और ना ही वारंट्स पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ ये पूछे जाते हैं आपको, इनको हम और भी अच्छे से करेंगे आगे, और भी इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सब हेड है, मेन हेड है, और सब हेड क्या है इसके फोर होते हैं। इसके फोर हेड क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, मतलब लंबे समय के लिए जितने भी जैसे आपके डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं या और भी बैंक लोन लिया जा रहा है एक साल से ज्यादा के लिए, तो वो आ जाता है कहां पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। डेफर्ड लायबिलिटीज नेट, ये डेफर्ड लायबिलिटी क्या होती है, मान लेते हैं कंपनी ने टैक्स फिल कर दिया, टैक्स पेड कर दिया कंपनी ने, लेकिन उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट की कुछ चेंजिंग हो जाता है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी में चेंज हो जाता है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं टैक्स ऐसे नहीं ऐसे लेना था, तो टैक्स कंपनी के ऊपर और निकल रहा है। तो ये जो और टैक्स निकल रहा है इट मींस जो गवर्नमेंट मांग रही है वो तो है ज्यादा और जो आपने पेड किया है वो टैक्स है कम, तो यहाँ पर आपके मींस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो जाती है और इसको बोलते हैं आपकी डेफर्ड
टैक्स डेफर्ड लाइबिलिटी, ये नेट होता है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है वो भी इसमें आ जाती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो इनमें डिफाइन नहीं होती। लॉन्ग टर्म प्रोविजन को देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जितने भी लंबे लंबे समय के लिए प्रोविजन बनाए हुए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी, जो भी आप प्रोविजन बनाते हैं लंबे लंबे समय के लिए, वो प्रोविजन यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। अगर किसी ने एक साल के से पहले एक साल तक उधार लिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में आपके यहाँ पर दो आ जाते हैं। एक आपका हो जाता है आपका ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर्स हो जाता है, और दूसरा हो जाता है यहाँ पर आपका बिल्स पेबल, बीपी। इन दोनों को याद रखना है, ट्रेड पेबल हो जाते हैं यानी किसको पैसा देना है। अदर करंट लाइबिलिटी आ जाती है इसमें, जैसे एडवांस में आपकी कॉल्स मिल गई थी, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वो भी यहाँ पर आ जाती है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस होते हैं, आपने जैसे टैक्स के प्रोविजन फॉर टैक्स, आपने एक साल के लिए प्रोविजन बनाया है, वो इसमें आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, एक तो शेयर वारंट्स नहीं करना है, और उसके बाद आपको ये नहीं करना है जो पेंडिंग मनी अलॉटमेंट फॉर पेंडिंग मनी है वो भी नहीं करना। बाकी आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। उसके बाद देख लेते हैं टोटल एसेट। टोटल एसेट जो है वो किसके बराबर आएंगे, टोटल लाइबिलिटी के बराबर आनी है। और आप इसको अच्छे से याद कर लें, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, DOLL, इसमें डॉलर बन जाता है इस तरह से, और भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, बट कैसे भी आपको ये लर्न करना है जरूर। तो इसमें क्या याद करना आपको कि जो इक्विटी लायबिलिटी होती है उसके फोर हेड्स होते हैं, और ये तो है मेन हेड्स, और इनके सब हेड्स क्या क्या हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड में, जो ये तो हो गया आपका शेयर होल्डर फंड मेन हेड्स, इसके सब हेड्स क्या होते हैं तो आपको बताना है। रिजर्व सरप्लस होता है, शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स होता है। इसी तरह से आपको ये बताना है नॉन करंट लायबिलिटी में कौन से आते हैं, चार, और चार करंट लायबिलिटी में कौन से आते हैं। अब देखिए जगह है यहाँ पर कम, तो हम क्या करते हैं, इनको इरेज कर देते हैं। अब देख लेते हैं अपने कि एसेट में कौन कौन सी एसेट आती हैं। एसेट के दो ही पार्ट, एसेट के दो ही पार्ट है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो इसको देखते हैं। तो दूसरी पार्ट, जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो सेकंड पार्ट हो जाता है एसेट। एसेट के दो पार्ट होते हैं, नॉन करंट एसेट होती है और करंट एसेट होती है। करंट एसेट ये मेन हेड है, सब हेड क्या है इसके, सब हेड इसके फाइव होते हैं, ABCDE। फाइव कौन कौन से, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी हो जाती है हमारी, टेंजिबल एसेट भी हो जाती है, इंटेंजिबल एसेट भी होती है। टेंजिबल जिसको हम टच करके देख सकते हैं, इंटेंजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती। टेंजिबल क्या है हमारी, फिक्स एसेट टेंजिबल कौन कौन सी होती हैं, ये हमारी मशीन हो जाती है, हमारा फर्नीचर हो जाता है। और जो इंटेंजिबल एसेट्स है ये हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हो सकते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट हो गया यहाँ पर। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह आपकी बन रही है और वो बनकर पूरी तैयार नहीं हुई है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, कोई आपका सॉफ्टवेयर, कोई पेटेंट अभी बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं इसके। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी ने कहीं अधिक पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और वो भी एक साल से ज्यादा वर्ष के लिए किया हुआ, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट, अभी हमने पीछे देखा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वहां मैंने टैक्स लिखना भूल गया था, तो टैक्स लिख लेना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, और यहाँ पर है डेफर्ड टैक्स एसेट। ये डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, देखिए आपने टैक्स, उस एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, आपने टैक्स कम दिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने टैक्स फिल किया और गवर्नमेंट, क्या आपने टैक्स पेड कर दिया, कंपनी में टैक्स पेड कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट बाद में कहती है कि जी अब ये रूल अप्लाई होगा और आपका जो टैक्स आया है ये हम पर तो फालतू आ गया, तो वो आपका एडवांस में पहुंच गया टैक्स, सरकार के जो पास टैक्स फालतू पहुंच गया, उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स लायबल एसेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांस की बात करें, देखिए लोन और एडवांस है, लोन नहीं है, लोन एंड एडवांस मीन्स कंपनी ने किसे किसे लोन दिया हुआ है, किसे किसे एडवांस दिया हुआ है, वो सब कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यदि लंबी समय के लिए कंपनी ने किसको लोन दे रखा है। दूसरा अदर नॉन करंट एसेट क्या होगा, कुछ और भी अदर करंट एसेट हो सकती है, वो भी आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट जो एक साल से कम के लिए इन्वेस्ट किया है, और इन्वेंट्री जो आपका माल गुड्स जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। ट्रेड रिसीवेबल में दो होते हैं आपके, ट्रेड रिसीवेबल में आपके BR भी हो जाएंगे और आपके डेटर्स भी हो जाएंगे। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या हो जाता है आपका, कैश, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो भी सब, और चेक वगैरह, चेक, बैंक ड्राफ्ट, वो सब इसी में ही आ जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, यदि कंपनी ने कुछ समय के लिए, एक साल के से कम के लिए किसी को लोन एडवांस दे रखा है तो वो इसमें आ जाएगा, और अदर करंट लायबिलिटी में बाकी की चीजें आ जाएंगी। तो इसके यहाँ पर टोटल हो जाता है, इसका टोटल उतना ही होता है जितना आपका लायबिलिटी का टोटल है। इसको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद क्या देखना है हमें, तो
इसके बाद हमें आज देखना है अपना ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल अगर चार्ट की बात करें तो देखिए कंपनी के पास सबसे पहले कैश और बैंक होता है। कंपनी क्या करती है, परचेजिंग करती है रॉ मटेरियल, वो 3 मंथ्स में उस काम को निपटा लेती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उस पर जो रॉ मटेरियल खरीदा था उस पर, उस मटेरियल पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फिनिश गुड्स में, उसमें ये मान लेते हैं 4 मंथ्स यहाँ लग जाते हैं और कंपनी फिर उस गुड्स को तैयार कर देती है। फाइनली उसको जो है फिनिश गुड बनाकर इन्वेंट्री कर लेती है, स्टॉक कर लेती है, उसको यहाँ 2 मंथ्स मान लेते हैं, 2 मंथ्स यहाँ लग जाते हैं। तो पहले कंपनी ने परचेज किया है, उसके बाद फिर उस गुड्स से कुछ बनाया है, गुड्स को फिनिश गुड्स तैयार करके रखा है और उसको फिर बेच देती है अपने क्रेडिटर को। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो इसको ले लेते हैं, तो वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाता है ट्रेड रिसीवेबल को, मींस बेच देती है इसको, तो वो भी 4 मंथ में निपट जाता है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं उनसे रिलाइज हो जाता है पैसा, जो माल बेचा था उनसे यहाँ पैसा मिल जाता है और दोबारा से कैश बन जाता है। कैश से चले कैश पर आ गए, तो इसमें जो समय लगता है अप्रोक्स 13 मंथ्स के करीब लगता है। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है वो डिफाइन होता है हर कंपनी का, लेकिन जब नहीं दिया होता तो हम मानकर चलते हैं कि वो 12 मंथ्स होता है। 12 मंथ्स को हम मानते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है 12 मंथ्स। अब इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि एक 12 मंथ्स है, अगर इसमें हमें देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि क्या करंट है और क्या नॉन करंट आइटम है। तो करंट आइटम नॉन करंट आइटम कैसे देखते हैं, मान लेते हैं ट्रेड पेबल है जिसको हमें पैसा पेड करना है, और वो ट्रेड पेबल जो है हमें 6 मंथ्स में वापस करना है, उनको पैसा जो देना है 6 मंथ्स में देना है। तो अब आप बताइए ये जो 6 मंथ्स हैं ये क्या होगा, ये करंट लाइबिलिटी होगी या आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। देखिए क्योंकि ये 12 मंथ्स के अंदर ही आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, करंट के 1 साल से पहले ही पैसा देना है। तो जो 1 साल से पहले देना वो तो है करंट लाइबिलिटी, और जो 1 साल के बाद देना है पैसा, 1 साल मतलब अकाउंटिंग पीरियड के बाद। अकाउंटिंग पीरियड कितने दिन का लिया हमने यहाँ पर, 12 मंथ्स का। वैसे हर जो होती है कंपनी उसका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड हो और वो डिफाइन होता है पहले ही। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पर, तो एक तरफ ले लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, एक तरफ ले लेते हैं एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट्स। हमें पेमेंट देखना है, हमें देखना है कि क्या ये नॉन करंट आइटम है या आपका करंट आइटम है। तो देखिए ऑपरेटिंग साइकिल अगर मैं कहूँ यहाँ 10 मंथ्स का दिया हुआ है आपको, ठीक है, 10 मंथ्स का क्या है ऑपरेटिंग साइकिल है, और जो पीरियड है जो पैसा देना है वो देना है हमें 12 मंथ्स में। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर दो चीजें देखनी होती, या तो जो दिया हुआ है ऑपरेटिंग साइकिल उसमें देखो या 12 मंथ्स में देखो। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर सॉरी, पहले मैं 3 टाइप के बना लेता हूँ क्वेश्चन को। तो पहले क्या होगा, 10 मंथ्स का आपको क्या है ऑपरेटिंग साइकिल है और 8 मंथ में पैसा देना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप कि आपको जो पैसा पे करना है इस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पैसा पेड करना है, तो इसको बोलेंगे हम करंट लाइबिलिटी। ये हमारा हो जाएगी करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये होगी हमारी करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। और अगर ऑपरेटिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग दिया हुआ है 10 महीने का और ये हुआ 6 महीने का, तो ये भी क्या होगा, 6 महीने में पैसा देना है। ऑपरेटिंग साइकिल कितने का है, 10 का है, तो ये भी क्या हुआ आपका करंट लाइबिलिटी होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूं कि 15 महीने का है ऑपरेटिंग साइकिल, 15 महीने का, और पैसा कितने दिन में देना है, पैसा देना है 13 महीने में। तो आप देखो यहाँ 15 महीने का दे रखा, इसके अंदर ही अंदर दे रहा है पैसा, तो इससे कम पीरियड में ही पैसा दे रहा, तो ये भी क्या होगा करंट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें हम गिवन नहीं होता तो क्या ले लेते हैं, 12 महीने का ले लेते हैं। तो पहली बात, या तो आपको गिवन नहीं है पीरियड तो आप 12 मंथ्स का लेके चलेंगे और उससे देख लेंगे अगर 12 मंथ्स के अंदर पेमेंट करे हो तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, और यदि उसके बाहर हो रही है 12 मंथ्स के तो वो हो जाएगी आपकी नॉन करंट। और अगर आपको दिया हुआ है अकाउंटिंग पीरियड तो इसमें देख लीजिए कि 15 का, मैं कह रहा हूं अगर ये 50 मंथ्स का भी हो कोई बात नहीं, तो आपको देखना अगर वो कहता है 49 महीने में दे दूंगा, 49 मंथ्स में पैसा देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा करंट लाइबिलिटी भी होगा, ये भी करंट आइटम ही होगा क्योंकि ये 50 के अंदर अंदर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं मेन, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना उसको देखिए। सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है, देखिए यहां पर आ जाता आपका 8 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड, क्या है 8 मंथ्स का, वो कह रहा है कि पैसा जो देना है वो 11 मंथ्स में देना है। तो आप देखेंगे इस मंथ से तो बाहर है, इस अकाउंटिंग पीरियड से तो बाहर है, लेकिन क्या 12 महीने से भी बाहर है, वो नहीं, 12 महीने के अंदर है, तो ये भी करंट होगा। यहाँ पर बिल्कुल भी गलती मत करना, ये भी करंट लाइबिलिटी ही होगी क्योंकि पैसा कितने दिन में देना, 11 महीने में। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो ऑपरेटिंग साइकिल से हम ऊपर पहुंच गए,
पहुंच गए, लेकिन 12 वाले से तो ऊपर नहीं पहुंचे। अगर कोई कहता है कि मेरा तो 11 मंथ्स का है ऑपरेटिंग पीरियड, और कोई कह रहा मैं पैसा दे रहा हूँ 12 महीने में, पैसा 12 महीने में पैसा वापस करना है, तो ये क्या होगी, ये भी करंट लायबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि आपके 12 महीने के अंदर ही आ रही है। 11 का कम है, मीन्स क्या है कि हर किसी को 12 का तो ही देना होता है। अगर कोई 12 से कम अपना ऑपरेटिंग साइकिल बता रहा है, तो आप फिर 12 महीने को देखें कि 12 महीने के अंदर आ रहा है बाहर आ रहा। अगर किसी का यहाँ पर 6 महीने का है और वो कह रहा 7 महीने में पैसा देना है, तो बताइए करंट होगा? तो ये भी करंट लायबिलिटी होगा, क्योंकि 6 महीने का भाई किसने कहा कि तुम 6 महीने का बनाओ? गवर्नमेंट तो कहती है, मींस अकाउंटिंग जो माना जाता है वो बेसिक तो हमारा 12 मंथ्स का होता है, इसने कम का बना लिया अकाउंटिंग पीरियड, तो हम उस 12 से देखेंगे कि 12 के तो अंदर ही आ रहा है, तो इसलिए भी क्या होगा, करंट ही होगा। लेकिन हाँ, अगर 12 से ज्यादा अगर यहाँ पर होता 13 मंथ्स, तो अब क्या होता है, ये अब यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता, क्योंकि ये इसको तो पार किया 12 मंथ्स वाला भी अकाउंटिंग साइकिल को ये पार कर गया, तो ये हो जाएगा फिर नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट आइटम देखने के लिए कि ये करंट आइटम है नॉन करंट आइटम है, इसके लिए आपको क्या करना होता है गाइस, इसके लिए आपको इस पीरियड को देखना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो बाकी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।